सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे लगता है कि अभी तक सब लोगों ने ही वन पीस के चैप्टर्स 1187 और 1188 तो पढ़ ही लिए होंगे। और ये दो चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि जो 87 स्टार्ट हुआ था उससे पहले हमने देखा था कि लूफी उठ के कहता है कि मुझे लगता है अभी मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लूफी अपने फुल पावर पे था, लाइक वो पूरा खाना वाना खा के रेडी था ईमो से लड़ने के लिए। फिर हम 87 के स्टार्ट में देखते हैं कि वो आके ईमो को पंच करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ईमो लोकी को तो इंजर्ड कर देता है, लेकिन उसकी बैटल स्टार्ट हो जाती है लूफी के साथ। और हम देखते हैं कि ज़ोरो और सांजी भी किलिंगम और सोमर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हमें लगता है कि ये फाइनल बैटल होने वाला है, इसके बाद डिसाइड हो जाएगा एल्बाफ में क्या होगा। और हमें लगता है क्योंकि एंड में ओडा एक्चुअल में डिक्लेरेशन दे देते हैं कि ईमो वर्सेस लूफी फाइनली होने वाला है। और हमें ये भी लगा था कि मे बी लूफी यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा एक्चुअल में संभाल पाएगा ईमो को, और मे बी उसके बाद लोकी के साथ मिलकर उसे हरा भी पाएगा। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट होता है और तुम देख सकते हो कि चैप्टर के पूरे स्टार्ट से ही लूफी एक्चुअल में ईमो से हार ही रहा है। लाइक लूफी जो कुछ भी करे, लूफी के हर अटैक का यहाँ पे ईमो काउंटर करता है। और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि लूफी ही खुद कंफ्यूज हो चुका है कि ईमो को अभी वो मार क्यों नहीं पा रहा। और यहाँ पे इतना सब ईमो से भागने के बाद, ईमो के फ्लेम से भागने के बाद, हम देखते हैं कि लूफी फाइनली ईमो के सामने खड़े होने के लिए अपना एक नया फॉर्म लेता है, जो कि एक जीनी का फॉर्म था। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा फनी है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस चैप्टर में लूफी को एक जीनी में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, मुझे लगता है कि हमें डेफिनेटली यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहिए कि लूफी को यहाँ पे जीनी के बारे में पता कैसे है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई एविडेंस देखा नहीं कि वन पीस की दुनिया में एक्चुअल में लोगों के पास जीनी की कहानियां हो या फिर जीनी के बारे में लोग ज्यादा जानते हो। वन पीस में हमने एक जीनी को बस एक ही बार देखा है, जो कि था बिग मॉम फैमिली के एक मेंबर शार्लेट डाइफुकू के पास, जो कि एक्चुअल में अपने डेविल फ्रूट का यूज करके एक जीनी को समन कर पाता था। और उसके अलावा हमने किसी भी जगह पे वन पीस में एक जीनी के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो यहाँ पे जब हम ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे लूफी को ये सब जीनी के बारे में कैसे पता है, इसका मे बी एक सिंपल आंसर होगा कि लूफी को उतना ज्यादा जीनी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो सीधा एक जायंट जीनी बन के ईमो को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वो लोकी हो। तो मुझे यहाँ पे बस यही लगता है कि सिंपली लूफी को यहाँ पे बस याद होगा कि शार्लेट डाइफुकू ने एक्चुअल में एक जीनी समन किया था उसके डेविल फ्रूट का यूज करके, और मे बी यहाँ पे लूफी बस उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है कि किसी ने जीनी की कहानियां सुनाई हो लूफी को, या फिर जीनी की कहानियां एग्जिस्ट भी करती हो वन पीस की दुनिया में। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लूफी एक्चुअल में कॉपी करने की कोशिश कर रहा है शार्लेट डाइफुकू को। लेकिन उसके अलावा भी अगर तुम देखोगे, यहाँ पे भी ईमो एक्चुअल में पूरी तरह से लूफी को डिफीट कर देता है। यहाँ पे लूफी जब ट्रांसफॉर्म होता है उसे लगता भी है कि लोकी मर गया एक्चुअल में ईमो के अटैक से। तो तुम सोचो एक्चुअल में कि ईमो का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेटली लोकी मरा तो नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी हालत में तो नहीं है, क्योंकि रैग्नर भी टेंशन में है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली जिम्बे को एक एक्चुअल में सीन मिलता है जहाँ पे वो एक्चुअल में ईमो के माँ की फ्लेम्स को रोक देता है। और अभी के लिए जब तक लोकी कुछ भी नहीं कर सकता, मोस्टली जिम्बे यहाँ पे रह के लोकी को प्रोटेक्ट करने वाला है। और यहाँ पे लूफी एक्चुअल में फाइट के बीच में यहाँ पे जिम्बे को थैंक्स भी बोल रहा है। तो यहाँ पे ओडा बीच में फनी चीजें तो डाल रहे हैं। और ये वाला जो जीनी वाला पार्ट था, मुझे लगता है ये इसी रीजन से ओडा ने डाला था, क्योंकि तुम चैप्टर के एंड में देखोगे लूफी पूरी तरह से डिफीट हो चुका है ईमो से। लाइक ईमो पूरी तरह से लूफी का डिसरेस्पेक्ट ही करता है। और ऑब्वियसली चैप्टर के एंड में जो हम देखते हैं कि ईमो लूफी को स्टैब कर देता है, और बस स्टैब ही नहीं करता वो लूफी को पूरी तरह से डिग्रेड करने की कोशिश करता है। लाइक वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जॉय बॉय नहीं हो, क्योंकि जॉय बॉय इतना ज्यादा वीक नहीं था। और जो तू एंड वाला पैनल देखो ना, उसमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि लूफी एक्चुअल में मजाक कर रहा है, या फिर लूफी एक्चुअल में इसके बाद खड़ा भी हो सकता है। लाइक लूफी पूरी तरह से इंजर्ड दिख रहा है, ईमो का स्वॉर्ड पूरी तरह से लूफी के आर पार हो चुका है, और लूफी लाइक लटका हुआ है ईमो के स्वॉर्ड से। तो तुम यहाँ पे ये देख के समझ ही सकते हो कि अभी के लिए ना लूफी ना लोकी कोई भी यहाँ पे ईमो के साथ फाइट नहीं कर सकता। ईमो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और यहाँ पे अगर लूफी एक्चुअली में हार गया अभी के अभी, मतलब मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट चैप्टर में पूरी तरह से लूफी एक्चुअली में हार जाएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो एल्बाफ का आर्क वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किलिंगम और सोमर्स यहाँ पे मे बी डिफीट ना कर पाए ज़ोरो और सांजी को, लेकिन ईमो तो है ही उसके लिए। और ऑब्वियसली हाँ रेन गॉड ज़ाज़ा भी अभी के लिए है। ऑब्वियसली अभी के लिए तो किलिंगम के कंट्रोल में है, लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो जो प्लॉट पॉइंट उन्होंने सेट किया था कि किलिंगम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता उसे, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी डेफिनेटली। और मुझे एक्चुअली में डर लग रहा है
नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ये देखने के लिए कि लूफी एक्चुअली में वापस से खड़ा भी हो पाएगा कि नहीं इमू के सामने। लेकिन ये तो ऑब्वियसली चैप्टर की सारी मेन चीजें थी। अभी मेरे को बात करनी है एक चीज के बारे में, क्योंकि तुम यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे इमू देखता है कि रैग्नर की आइस को वो मेल्ट नहीं कर पाया, लेकिन अभी उसका आइस मेल्ट हो रहा है और गुंको एस्केप कर रही है। यहाँ पे तुम जेन्युइनली देख सकते हो इमू को शॉक होते हुए। लाइक हमें ये भी नहीं पता कि इमू यहाँ पे शॉक क्यों है, क्योंकि अगर इमू पहले से रैग्नर और लोकी या फिर निडहॉग को जानता है, जो पहले रैग्नर का मास्टर होगा उसे जानता था अगर इमू, तो क्या उसे ये नहीं पता था कि रैग्नर के आइस को बस रैग्नर ही मेल्ट कर सकता है, या फिर मे बी इमू ये चीज भूल गया था? क्योंकि यहाँ पे वो जेन्युइनली शॉक दिखता है और उसका जो रेस्पॉन्स था यहाँ पे, जैसे वो ब्रुक को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो मुझे यहाँ से लगता है कि मे बी उसकी मेमोरीज ना गई हो और मे बी उसे कभी पता ही ना हो कि रैग्नर के आइस को बस वही मेल्ट कर सकता है। और मे बी यहाँ पे इमू को देख के ये लग रहा है कि ब्रुक ने एक्शन में वो आइस को मेल्ट किया। और अगर मैं यहाँ पे ब्रुक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम देखोगे कि ब्रुक को इमू रिकॉग्नाइज कर लेता है उसके एफ्रो की वजह से। लाइक उसे याद आ जाता है कि हाँ गुंको के किंगडम में ये था बोल के, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रुक का फेस तो अभी है ही नहीं, वो स्केलेटन है पूरी तरह से। उसके बस एफ्रो से इमू ने रिकॉग्नाइज कर लिया ब्रुक को। और मोस्ट प्रोबेबली ब्रुक यही एक्सपेक्ट करता है कि लबून भी उसका बस एफ्रो देख के उसे रिकॉग्नाइज कर ले, वरना पता नहीं लबून कैसे ही रिकॉग्नाइज करेगा ब्रुक को। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में एक्चुअल में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं इमू के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हमने एक्चुअल में इमू को बहुत सारे नए अटैक्स यूज करते हुए देखे। स्टिग्मा तो हमने ऑब्वियसली पिछले चैप्टर में देख लिया था, जो लूफी के ऊपर वापस से इमू यहाँ पे कोशिश करता है यूज करने का। और उसके बाद हमने उसे ऑब्वियसली बहुत सारे अभी तक डिफरेंट अटैक्स यूज करते हुए देखा है। हमने उसे बहुत सारी चीजें करते हुए देखा है, जिसकी वजह से ऐसा भी लगता है कि मे बी इमू की पावर्स बिल्कुल ही जॉय बॉय की तरह ही है, जैसे कि वो माँ की क्या यूज करके कुछ भी कर सकता है। तो अभी तक हमने वन पीस में इमू को एक्चुअली में बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए देखे हैं और बहुत सारे डिफरेंट अटैक्स करते हुए देखे हैं, और हमें किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ एक चीज के बारे में, कि हमने अभी तक इमू को एक्चुअली में बहुत सारे डिफरेंट वेपन्स यूज करते हुए देख लिए हैं। लाइक ऑब्वियसली जैसे वो एल्बाफ में जब आया था तब उसके पास एक स्पीयर था, और उसके बाद इमू जब लोकी से फाइट कर रहा था तब हमने देखा था उसे ब्लेड ऑफ ग्राम यूज करते हुए, और हमने उसके नेमेसिस यूज करते हुए देखा था जो कि था ब्लेड ऑफ जजमेंट। और ऑब्वियसली इससे पहले वाले चैप्टर में हमने उसे स्टिग्मा यूज करते हुए देखा था, जो कि ब्लेड ऑफ हेट्रेड या फिर डिमोनिक ब्लेड लिखा गया था जिसका नाम। और ऑब्वियसली स्टिग्मा तो वो इस चैप्टर में भी यूज करता है, लेकिन इसके एंड में, इस चैप्टर के एंड में वो यूज करता है वो हो द ब्लेड ऑफ वॉइड या फिर द ब्लेड ऑफ नथिंगनेस, जो कि लाइक एल्बाफ में जितने भी सारे पेड़ थे उसके रास्ते में उससे पूरी तरह से वो क्लियर कर देता है, लाइक जैसे कि एक वॉइड हो। और ऑब्वियसली इस चैप्टर का नाम भी वॉइड ही था। लेकिन इस चीज से तुम्हें ये चीज तो लग ही रहा होगा कि अभी तक हमने इमू को 5 डिफरेंट वेपन्स यूज करते हुए देख लिए हैं, और ऑब्वियसली देख के तो ऐसा ही समझ आ रहा है कि वो अपने ब्लैक फ्लेम की मदद से उन वेपन्स को समन कर रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले एक थ्योरी बनाई थी कि मे बी इमू ने अपनी बॉडी एक फ्रैंकेनस्टाइन फ्यूजन जैसी बनाई हो, मे बी उसका साइंटिफिकली किसी तरह से उसके बॉडी डिफरेंट पार्ट्स को मिला के बनाया गया हो। तो मे बी क्या ऐसा हो सकता है कि जो इमू के डिफरेंट वेपन्स हैं वो उन सारे लोगों के वेपन्स हैं जो कि इमू के बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जिसका बॉडी को मिला के इमू को बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा ऑब्वियसली लोग एक और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 19 किंग्स है जिन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया था मिलके। मे बी ये एक्चुअली में उनके वेपन्स हो, लाइक जो भी सारे किंग्स थे जिन्होंने मिलके एक्चुअली में जॉय बॉय का सामने आके आया था, मे बी उन सारे लोगों का वेपन एक्चुअली में इमू के पास है। तो मे बी क्या ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने एक्चुअली में इमू को सबमिट कर दिया अपने आप को और वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बन गए, तब उन्होंने एक्चुअली में अपने पावर्स इमू को दे दिए। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इमू ने एक्चुअली उन सबको डोमिनेट करके उन्हें हरा के उनके पावर्स अपने ले लिए, और इसी वजह से इमू एक्चुअली में इतने सारे जो अलग अलग स्वॉर्ड या फिर अलग अलग वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल कर पा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये बस मेरी थ्योरी ही है, अभी तो हमें रुकना पड़ेगा। अभी तक हमें इमू के पावर्स के बारे में भी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया गया। लाइक अभी तक हमें इमू के जो ब्लैक फ्लेम्स या फिर माकी है उसके बारे में भी कुछ समझाया नहीं गया, और उसके अलावा इमू लाइक ऐसा ही लग रहा है कि इमू कुछ भी कर सकता है अपने पावर्स का इस्तेमाल करके। और हमें इमू के पावर का कोई भी सोर्स भी नहीं बताया गया, कि जैसे हम लोग सोच रहे थे कि मे बी अबिस एक्चुअल में इमू के पावर का सोर्स हो सकता है। तो मे बी एक्चुअल में इमू अपनी सारी पावर्स अबिस से चैनल करता है, और ऑब्वियसली स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा कि इमू की पावर्स कैसे काम करती है, उसकी पावर्स क्या है। लेकिन चीज ये है ना कि मुझे नहीं लगता कि जब एल्बाफ का आर्क एंड होगा या फिर अभी जो एल्बाफ का एंड है वहां पे हमें एक्चुअली ये पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये फाइनल वॉर के टाइम पे ही हमें अच्छे से बताया जाएगा इमू के बारे में, और मोस्टली हमें जब इमू के बारे में बताया जाएगा तभी हमें सारा का सारा उसका वॉइड सेंचुरी का फ्लैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम वॉइड सेंचुरी और इमू के फ्लैशबैक की बात करें तो यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक्चुअली में एक चीज दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इमू और जॉय बॉय कैसे पहली बार मिले थे। और यहाँ पे ऑब्वियसली हम दोनों को सिलुएटेड
एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं और यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे जॉय बॉय एक्चुअली में किसी को कॉल कर रहा था और या तो गलती से ये इमू को कॉल लग गया और यहाँ पे इमू और जॉय बॉय खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे से। और ऑब्वियसली ये एक वॉइड सेंचुरी का फ्लैशबैक नहीं है और ऑब्वियसली यहाँ पे इमू बस सोच रहा है कि वो और जॉय बॉय कैसे पहली बार मिले थे, लेकिन फिर भी अगर तुम एक्चुअली देखोगे तो ये पहला चीज़ है जो हमने वॉइड सेंचुरी में देखा है अभी तक। इसके अलावा हमने वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ नहीं देखा अभी तक और ऑब्वियसली वॉइड सेंचुरी के बारे में दिखाने के लिए भी अभी बहुत टाइम है, इतना जल्दी तो नहीं मिलने वाला हमें देखने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म भी हो जाती है, जहाँ पे हम लोगों को लगा था कि मे बी जॉय बॉय का असली नाम जॉय बॉय ना हो, यहाँ पे ये एक्चुअली में कंफर्म हो जाता है कि जॉय बॉय का नाम जॉय बॉय ही था, क्योंकि जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तब वो अपना नाम जॉय बॉय ही बताता है। और ये जो इंटरेक्शन या फिर जो पहली बार मिलना है इमू और जॉय बॉय का, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है जैसा हमने रॉजर और रेली को पहली बार मिलते हुए देखा था उससे। और ऑब्वियसली ये बस हमें इमू के मेमोरीज से एक ग्लिम्स टाइप का दिखाया गया है और हमें ये पूरी तरह से दिखाया जाएगा वॉइड सेंचुरी का फ्लैशबैक में, जिससे ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम है और इतना जल्दी तो ओडा हमें वॉइड सेंचुरी का फ्लैशबैक नहीं देने वाले। और अगर वो दे देते हैं तो भी हम डेफिनेटली खुशी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें तो हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें इस वीडियो के बारे में क्या लगा, और अगर तुम्हारे भी कुछ थ्योरीज हो, तुम्हारे भी कुछ ओपिनियंस हो, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो। और अभी के लिए इस वीडियो को एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।